गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सीमा, ये पॉलिटी एजुकेटर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर फर्स्ट पढ़ लीजिए, देन उसके बाद में चैप्टर 2 आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। अब देखिए, जब शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हुआ तो शीत युद्ध क्यों माना जाता था, क्योंकि पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन, यहाँ पर बर्लिन के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई। तो एक साइड पूर्वी बर्लिन हो गया और दूसरी साइड पश्चिमी बर्लिन हो गया। तो इसी को हम शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं। फिर 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। अब देखिए, 1989 में जब कोल्ड वॉर का एकदम एंडिंग चल रही थी, तो जो पूर्वी जर्मनी की आम जनता थी उसने इस दीवार को गिरा दिया और शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आश्चर्य, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो पहली दुनिया थी वो हम उसको यूएस से बोलते हैं, अमेरिका। जो यूएसएसआर है उसको हम दूसरी दुनिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम दूसरी दुनिया के बारे में बात करें, इसका मतलब यहाँ पर यूएसएसआर का विघटन कैसे हुआ, इसका कारण क्या रहा और इसके विघटन के परिणाम क्या रहे, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, अब इसके बारे में ये इंट्रोडक्शन हो गया है। इसके बारे में हम सोवियत प्रणाली क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ये जो सोवियत प्रणाली है ना, ये जो समाजवादी क्रांति हुई उसके बाद में अस्तित्व में आई, ठीक है। 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। इन्हें ही सोवियत संघ फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। अब जो समाजवादी क्रांति जो हुई थी, समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ प्रणाली सामने आई, और जो सोवियत संघ प्रणाली सामने आई तो इसके साथ में जो देश जुड़े हुए थे ना, उनको इस सोवियत संघ ने फांसीवादी ताकतों से बचाया था, ठीक है। इसलिए उसको, इन सारे देशों को मिलकर दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। इस खेमे के नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था, ठीक है। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत, खनिज तेल, लोहा और इस्पात, मशीनरी, आवागमन और पिन से लेकर कार तक। यहाँ पे बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सोवियत प्रणाली जो थी कैसी थी, अगर आपको बताया जाए कि यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, अगर सोवियत प्रणाली की रूपरेखा कैसी थी, अगर आपसे पूछा जाए प्रकृति कैसी थी, तो आपको बताना है कि वहाँ पर हर एक चीज़ का व्यापार होता था। पिन से लेकर कार तक की चीज़ें बनाई जाती थीं। खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी, आवागमन, इन सारी चीज़ों की उन्नत पहुँच थी। सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी की अगर बात की जाए, सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता था, हर एक आइटम का प्रोडक्शन होता था, बट क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी किसकी अच्छी थी, अमेरिका की अच्छी थी, यूएसए की चीज़ों की अच्छी थी। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती चली गई। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की गुणवत्ता, आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों से व्यक्त करते थे। यहाँ पर केवल एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। अब देखिए, यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि जो सोवियत प्रणाली थी ना, क्योंकि सारी चीज़ों की वहाँ पर प्रोडक्शन होता था सारी चीज़ों का वहाँ पर प्रोडक्शन होता था। अब जो प्रोडक्शन हो रहा है सभी चीज़ों का, तो हाँ, थोड़ी ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़ी सी लोकतंत्रवादी हो जाए, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। इसीलिए लोग क्या करते थे, जब कोई भी डिसीजन सरकार का उन्हें समझ में नहीं आता था, पसंद नहीं आता था, तो वो चुटकुलों के और कार्टूनों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते थे, ठीक है। और वहाँ पर केवल एक ही दल, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। अब देखिए, अगर आपसे यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही है ना बच्चों,
ये जो कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ में एक ही दल था, और अभी एट प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो एट प्रेजेंट में चीन में ऐसा है, ठीक है, एक दलीय व्यवस्था प्रणाली है। हालांकि वहाँ नहीं थी, लेकिन वहाँ पर एक ही पार्टी का दबदबा था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेही नहीं था। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अब देखिए, जो सोवियत प्रणाली थी, जो सोवियत संघ था, पूरा सोवियत संघ मिलाकर 15 गणराज्य उसमें शामिल थे, लेकिन जो रूस की बात अगर की जाए तो रूस के ही नक्शे कदम पर पूरा सोवियत संघ चलता था। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। अब देखिए, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद तक सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के बीच में परमाणु हथियारों को लेकर होड़ चल रही थी। दोनों ने ही बराबरी का हिस्सेदारी उसमें निभाई, लेकिन दोनों ही रक्त रंजित युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर रक्त रंजित युद्ध करते तो विश्व भस्म हो जाता। विश्व में कौन विजयी है इसका प्रमाण दे पाना मुश्किल था। इसीलिए दोनों ने रक्त रंजित युद्ध नहीं किया, परंतु फिर भी सोवियत संघ कहीं भी अमेरिका से पीछे नहीं था। नागरिकों के राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका, लेकिन वो सोवियत संघ अमेरिका की बराबरी तो कर रहा था परमाणु हथियारों को लेकर, लेकिन वो नागरिकों की राजनीतिक अधिकारों को लेकर, आर्थिक आकांक्षाओं को लेकर पूरा नहीं कर पा रहा था। वो नागरिकों के अधिकारों की बात नहीं कर पा रहा था। नागरिकों को किस तरह खुश रखा जाए, उनकी पॉलिसीज़ की नागरिकों को किस तरीके से नीतियाँ बनाई जाएँ जो उनको उज्जवल भविष्य दे पाएँ, इन सारी चीज़ों के पीछे वो थोड़ा सा कहीं पीछे रह गया। 1970 के दशक में ये व्यवस्था लड़खड़ा गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। वे 1980 के दशक में मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गईं। अब देखिए, यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव थे, परिस्थितियाँ बहुत ही खराब थीं। नागरिक बहुत सारे नाराज़ थे, क्योंकि उनकी आर्थिक आकांक्षाएं, उनके प्रति सरकार के कर्तव्य जिम्मेदारियों का सरकार भार नहीं उठा पा रही थी। इसलिए नागरिक काफ़ी नाराज़ थे, और इन नागरिकों की पक्ष में बात रखते हुए मिखाइल गोर्बाचेव ने 1980 के दशक में ये सोचा कि हम क्यों ना हम जनता अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण पर विरोध करना शुरू कर दिया। अब देखिए, जनता नाराज़ थी, तो उसने जो भी सरकार बनती सब पे वो विरोध करता। एक के बाद एक सरकारें गिरती गईं, क्योंकि जनता का समर्थन नहीं था। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। अब मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा कि हम नागरिकों को खुश करेंगे, अगर आर्थिक राजनीतिक सुधार करेंगे, लोकतंत्रीकरण करेंगे, इन सब चीज़ों की नीतियाँ बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सोवियत संघ के जो नागरिक हैं वो खुश हो जाएंगे और सरकार को पसंद करने लगेंगे उनकी नीतियों को। लेकिन जो अन्य पार्टियों के, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनके नेताओं ने क्या किया, मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध कर दिया। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1991 में, अब देखिए इस ईयर को आपको याद रखना पड़ेगा, 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, येल्त्सिन भी उसमें शामिल है, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये सारे सोवियत संघ के गणराज्य थे। इन रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलकर क्या किया, उसने कहा कि सोवियत संघ जैसा कोई संघ नहीं है, और उसका घोषणा कर दी समाप्ति की, ठीक है।
साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा की। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थीं, उन सब को निभाने का जिम्मा अब रूस का था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे कि हम सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी हमने पढ़ा था कि 15 गणराज्य थे सोवियत प्रणाली में, लेकिन रूस का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा था। और यहाँ पर शीत युद्ध की समाप्ति भी हुई, उसके बाद भी सारा का सारा क्रेडिट किसको दिया गया? रूस को ही दिया गया। किसको दिया गया? रूस को इसका उत्तराधिकारी बना दिया। और जो सोवियत संघ की जिम्मेदारियां थी, वो सारी जिम्मेदारियां रूस को दे दी गई। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।